वो अपने पिता के कमरे में उन्हीं की पासबुक लेकर बैठा हुआ था। इस पासबुक ने उसे ऐसे सच के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिस सच ने उसे अपने पिता को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। प्रभात जो देख रहा था उसे उस पर अब तक यकीन नहीं आ रहा था। इस पासबुक ने उसके पिता का एक नया रूप उसे दिखाया था। उसके पिता जो 1 रुपया खर्च करने से पहले भी बहुत बार सोचते थे। उन्होंने किसी को पैसे भेजे हैं, 1 बार या 2 बार नहीं, 1 महीने या 2 महीने के लिए भी नहीं, पूरे लगातार 12 सालों तक किसी को उसके पिताजी की अकाउंट से पैसे गए हैं। और अगर पासबुक के रिकॉर्ड्स पर ध्यान दिया जाए तो ये समझा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है वैसे वैसे पैसों की जो रकम है उसे बढ़ाई गई है। ये देखकर वो बहुत हैरान था। सबसे पहले वो इसलिए हैरान था कि उसके पिता ऐसा कुछ कर रहे थे इसकी उसे बिल्कुल खबर नहीं थी। और दूसरी वजह ये थी उसकी हैरानी की कि उसके पिता को वो एकदम नए तरीके से जान रहा था। वो बचपन से यही जानता था कि बिना किसी वजह के उसके पिता 1 रुपया भी खर्च नहीं करते थे। अपने परिवार को ही ले लो, वो अपने परिवार पर उतना ही खर्च करते थे जितना खर्च करना ज़रूरी था। उनकी माली हालत काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसने बड़े ऐशो आराम से ज़िंदगी बिताई, बल्कि उसके पिता ने उससे हमेशा यही कहा कि अगर तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है तो उसके लिए मेहनत करो, खुद अपना मुकाम बनाओ, जो भी पाना चाहते हो अपने पैसों से, अपनी मेहनत से उसको कमाओ। सारी ज़िंदगी वो यही उनसे सुनता रहा है। जो इंसान दूसरों को हमेशा मेहनत करने के लिए कहता हो, वो इंसान किसी को ऐसे ही साल दर साल पैसे कैसे भेज सकता है? ये देखकर प्रभात को सबसे पहले हैरानी हुई और फिर उसे गुस्सा आया। यहाँ वो है जो अपने कारोबार को खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहा है, जिसे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और वहाँ उसके पिता हैं जिन्होंने हर महीने थोड़े थोड़े पैसे किसी अनजान अकाउंट में भेजे हैं। प्रभात को तो अभी पता भी नहीं है कि उसके पिता ने ये पैसे किसको भेजे हैं, लेकिन उससे पहले ही उसे ये इंसान अपना दुश्मन लगने लगा है। ये वही इंसान है जिसकी वजह से प्रभात को वो नहीं मिल सका जो उसे जिंदगी से और अपने पिता से मिलना चाहिए था। काश प्रभात अपने पिता से इसके बारे में बात कर सकता। काश ये पासबुक उनके सामने ले जाकर वो पूछ सकता कि ये पैसे उन्होंने किसको दिए, लेकिन ऐसा प्रभात कर नहीं सकता क्योंकि आज से ठीक 15 दिन पहले प्रभात के पिता की मृत्यु हो चुकी है। जाहिर सी बात है, वैसे ही अपने पिता की मौत की वजह से वो दुखी था। वो इस सदमे से उबरने की कोशिश ही कर रहा था कि एक और सदमा उसे लगा। अब प्रभात सोच में पड़ गया कि ये पैसे आखिर किसको दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात, इतनी सारी रकम किसी को क्यों दी गई होगी। प्रभात ने बहुत सोचा, लेकिन उसे उसके पिता की हुई ऐसी हरकत का कोई कारण नजर नहीं आया। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो खुद इस बारे में पता करने की कोशिश करेगा और तब तक शांति से नहीं बैठेगा जब तक उसे सच का पता ना चल जाए। सारी रात प्रभात बेचैन रहा, लेकिन रात को उसने एक फैसला किया। उसने सोच लिया कि अगले दिन अपने दुकान जाकर वो दुकान के पुराने खाते छान कर देखेगा। उसे यकीन था कि उन खातों में
उसे अपने पिता के किए हुए इस खर्च का कोई ना कोई कारण जरूर मिलेगा। अगले 2 दिन प्रभात ने ये खाते छानने में बिता दिए। उसने लगभग 10 साल पुराने हर खाते को अच्छी तरह से पढ़ा, अच्छी तरह से हर एक पन्ने का, यहाँ तक कि छोटे छोटे खर्चों का भी उसने हिसाब निकाला। उसकी यह हरकत उसके साथ काम करने वाले छोटे से लेके बड़े कर्मचारियों के बीच दिलचस्पी पैदा कर रही थी। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी समझ रहे थे कि शायद अब वो इस कारोबार को बेचना चाहता है, इसीलिए वो ये देख रहा है कि ये कारोबार घाटे में है या मुनाफे में। लेकिन ये सिर्फ वही जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, और उसके लिए ये बात सबसे परेशानी वाली थी कि ये करने की असल वजह वो किसी को नहीं बता सकता था। ऐसे ही लगभग 2 दिन बीत गए। प्रभात की भूख, उसकी प्यास, उसका चैन सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन अब तक उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। प्रभात दूसरे दिन भी रात को दुकान में बैठकर हिसाब ही देख रहा था, इसी उम्मीद में कि उसे अपने सवाल का जवाब आज रात को तो मिल जाएगा। तभी प्रभात को हिसाब के खातों के बीच में वो छोटी सी डायरी मिली, और वो डायरी देखते ही उसे कुछ याद आया। उसके पिता के पास 2 डायरी थी। एक डायरी वो घर में रखते थे, इसमें जरूरी फोन नंबर लिखे हुए होते थे, और दूसरी वो अपने साथ काम की जगह पर लाते थे। यहाँ पर वो अपने साथ लेन देन करने वाले लोगों का नंबर रखा करते थे। प्रभात की आंखें चमक उठी। उसे यकीन था कि उसके सवालों का जवाब इसी डायरी में है। उसने सोच लिया कि वो कल इन डायरी में लिखे हुए जितने भी लोग हैं उन सब से बात करेगा। अगले दिन प्रभात सुबह जल्दी दुकान पहुंच गया, और उसने वही किया जो उसने पिछले दिन तय किया था। 5 नंबर थे। उन 5 नंबरों पर प्रभात ने कॉल किया। उन सब ने सबसे पहले तो उसके पिता की मौत पर अफसोस जताया। फिर प्रभात ने उन लोगों से कारोबार के बारे में इधर उधर की बातें की। उसने ऐसे ही बात की कि लगे कि वो बस कारोबार को समझने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसके पिता के जाने के बाद वो कारोबार को संभाल सके। लेकिन हाय रे किस्मत, उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। वहां से उसे ऐसा कुछ नहीं पता चला जिससे उसे इन खर्चों का हिसाब मिल सके। प्रभात लगभग उम्मीद हार चुका था। अब वो सोचने लगा कि वो और किसके पास जा सकता है। उसके पिता हमेशा अपने काम को लेकर मसरूफ रहते थे, उनके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। तो फिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसे उसके सवालों के जवाब दे सकता है। जब वो ये सोच ही रहा था, तभी उसे मुरारी काका का ख्याल आया। मुरारी काका और प्रभात के पिता काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वैसे तो उसके पिता काम की वजह से मुरारी काका से बैठकर रोज़ बातें नहीं कर पाते थे, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता तो वो मुरारी काका के पीसीओ जाकर घंटों घंटों उनसे बात किया करते थे। प्रभात को यकीन हो गया कि अगर उसकी मदद कोई कर सकता है तो वो है मुरारी काका। लेकिन अगर उसे मुरारी काका से कुछ पूछना है तो बहुत सोच समझकर और संभल कर ये काम करना होगा। प्रभात ने फैसला कर लिया था कि वो मुरारी काका से मिलेगा, और ये मुलाकात वो कल या परसों नहीं बल्कि आज शाम को ही करना चाहता था, क्योंकि जो शक उसके दिल के अंदर
धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। उस शक ने उसे इतना बेचैन कर दिया था कि अगर उसे जल्दी जवाब नहीं मिला अपने सवाल का तो शायद वो पागल ही हो जाएगा। अगले दिन प्रभात दुकान से लौटते वक्त मुरारी काका से मिलने उनके पीसीओ गया। उस वक्त मुरारी काका पीसीओ में अकेले थे और वो रेडियो पर गाने सुन रहे थे। प्रभात को देखते ही सबसे पहले उन्होंने रेडियो की आवाज धीमी कर दी और फिर कहा, कैसे हो प्रभात, सब कुछ कैसा चल रहा है? प्रभात ने कहा, काका, बाबूजी के जाने के बाद सब कुछ थोड़ा सा मुश्किल तो है। मुझे अपना कारोबार तो देखना पड़ता ही है, ऊपर से आजकल उनके कपड़े के दुकान का काम भी मुझे देखना पड़ रहा है। मुरारी काका ने सहमति में सर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, जब तक माँ बाप जिंदगी में हो तो हमें उनके ना होने का दुख समझ में नहीं आता, और ख़ास करके किसी की ज़िंदगी से उसके पिता चले जाएं तो ऐसा लगता है जैसे बरगद की एक छाया चली गई हो। प्रभात ने भी सहमति जताई। इसके बाद दुकान में आजकल उसे क्या क्या काम करना पड़ रहा है, कौन कौन से खाते उसे देखने पड़ रहे हैं, यही बातें वो मुरारी काका को बता रहा था। फिर उसने कहा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता अगर इस कारोबार से मैं जुड़ा हुआ होता, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं अपने कारोबार से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता हूँ और अब यहाँ का काम देखना पड़ रहा है तो समझ में आ रहा है कि बाबूजी के कई खर्चे मेरी समझ के बाहर हैं। ये ऐसे खर्चे हैं जिनके बारे में उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मुरारी काका ने कहा, हाँ बेटा, कारोबार में तो ऐसा होता रहता है। मैं समझता हूँ काका, लेकिन बात दरअसल ये है कि बहुत जल्दी ऑडिट होने वाला है। अगर इस वक्त मुझे उनके खर्चों के बारे में पता नहीं चला तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। प्रभात ने जब देखा कि उसकी बात पर मुरारी काका ने लगभग यकीन कर ही लिया है, तभी आखिरकार उसने वो बात बोली जिसके लिए वो यहाँ आया था। उसने कहा, काका, बाबूजी आपके यहाँ तो आया करते थे। मुझे याद है जब भी उन्हें वक्त मिलता था वो आपके साथ बैठकर बातें किया करते थे। क्या उन्होंने कभी यहाँ से किसी को कॉल किया या कभी आपको अपने किसी बिजनेस पार्टनर या ऐसे किसी इंसान के बारे में बताया जिससे उनका कोई कारोबारी लेन देन हो सकता है? मुरारी काका ने थोड़ा सा सोचा और बोले, बेटा, उनके कारोबार के बारे में तो उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे इस शहर के बारे में बात करते करते ही हमारा सारा दिन गुजर जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभार वो मेरे पीसीओ से कहीं कॉल तो किया करते थे। ये बात सुनते ही प्रभात की धड़कन जैसे तेज हो गई। उसने कहा, वो कहाँ कॉल करते थे, आपको इसका कोई अंदाज़ा है? नहीं बेटा, मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं, और सच कहूँ तो मैंने कभी उनसे पूछा भी नहीं। प्रभात इससे पहले खुद को रोक पाता, उससे पहले ही उसके मुंह से निकल गया, क्या आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं? ये कहकर प्रभात के दिल में थोड़ा सा डर तो जाग रहा था। उसे डर था कहीं मुरारी काका ने उस पर शक कर लिया या उसकी इस मांग को खारिज कर दिया तो होगा क्या। लेकिन मुरारी काका थे सीधे साधे इंसान। उन्होंने कहा, अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे रजिस्टर देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम मुझे आज का वक्त दे दो, कल सुबह जब तुम दुकान जाओगे तो मैं रजिस्टर देखकर तुम्हें वो नंबर निकाल कर दे दूंगा। ये बात सुनकर प्रभात काफ़ी खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है काका, इससे मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। ये बोलकर वो मुरारी काका के पीसीओ से बाहर निकल आया। थोड़ी दूर आकर
उसने आखिरकार वो सांस छोड़ी जो उसने अपने अंदर रोक कर रखी थी। जब वो दुकान से निकला था तो उसने बहुत कुछ सोच रखा था कि वो मुरारी काका से ऐसे बात करेगा, वैसे बात करेगा, लेकिन उसका ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा, इसके बारे में तो प्रभात ने सोचा ही नहीं था। शाम को मुरारी काका रजिस्टर देख रहे थे, तभी रोज की तरह भास्कर पीसीओ में आया। उसने मुरारी काका से पूछा, काका क्या चल रहा है? मुरारी काका ने कहा, एक नंबर ढूंढ रहा हूँ। किसका नंबर? दरअसल प्रभात के पिताजी तुम्हें तो याद होंगे, आलोकनाथ जी। हाँ वही, वो मेरे पीसीओ से कभी कभी कॉल किया करते थे। वो जिस नंबर पर कॉल करते थे वही नंबर ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये इतना ज़रूरी है? हाँ, उनके बेटे के लिए बहुत ज़रूरी है। कल जब वो मुझसे बात कर रहा था तो उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे इस फ़ोन नंबर का मिलना उसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आपको नंबर मिल गया? हाँ, बस मिल ही गया समझो। ये एक और पन्ना देख लूं, फिर मैं बता दूंगा। भास्कर ने इशारे से छोटू को चाय का कहा और खुद दुकान के अंदर जाकर बेंच पर बैठ गया। मुरारी काका का अनुमान बिल्कुल सही था। उन्हें आखिरकार नंबर मिल ही गया। वो उस नंबर को एक पर्चे पर लिख रहे थे कि तभी प्रभात पीसीओ के अंदर आया। कैसे हो प्रभात? भास्कर ने पूछा। मैं बस ठीक हूँ, तुम बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल ठीक ठाक। प्रभात ने भास्कर से बस इतना ही बात किया। फिर वो मुड़कर मुरारी काका की तरफ देखा और बोला, काका आपको नंबर मिल गया? मुरारी काका ने कहा, हाँ मिल गया, ये लो मैं तुम्हें नंबर लिख कर देता हूँ। प्रभात ने फौरन कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे रजिस्टर दे दीजिए, मैं वहाँ से नंबर खुद लिख लेता हूँ। मुरारी काका को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। प्रभात ने पॉकेट से अपने पिता की वही पुरानी डायरी निकाली। उसके अंदर उसने नंबर लिख लिया और फिर कुछ देर के लिए यूं ही ऊपर ऊपर उन लोगों से दो चार बातें की और वहां से निकल गया। जब वो बातें कर रहा था तो साफ पता चल रहा था कि वो जितना जल्दी हो सके इस पीसीओ से निकलना चाहता था। उसके जाने के बाद कुछ देर तक उसे लेकर मुरारी काका और भास्कर के बीच बातें हुई, लेकिन फिर उन लोगों ने बात करने का मुद्दा बदल दिया। शायद ये कोई बड़ी बात नहीं थी, शायद वो वाकई जल्दी में था, इसीलिए वो चला गया। शायद इस नंबर को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यही सोचकर मुरारी काका और भास्कर ने इस बात को वहीं पर छोड़ दिया। उधर वो नंबर लेकर आखिर प्रभात घर पर पहुंचा। बहुत देर तक वो डायरी में उस नंबर को देखता रहा। सच कहो तो जब वो लौट रहा था तो उसने यही सोचा था कि वो नंबर हाथ में आते ही मुरारी काका के पीसीओ से ही वो उस नंबर पर कॉल करेगा। लेकिन जैसे ही उसने भास्कर को वहां देखा, उसने अपना इरादा बदल लिया। वो ये नहीं जानता कि इस नंबर के उस पार कौन उसका इंतजार कर रहा है, उसके पास उसके सवालों का जवाब है भी या नहीं। लेकिन वो नहीं चाहता था कि भास्कर या मुरारी काका के सामने वो ऐसा कुछ कर बैठे जिसका उसे बाद में अफसोस हो। प्रभात ने कई बार सोचा कि वो अभी इसी वक्त इस नंबर पर फोन करेगा और फिर वो पता करने की कोशिश करेगा कि आखिर ये नंबर है किसका। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि बहुत रात हो चुकी है। अगर ये किसी के घर का नंबर हुआ तो किसी अजनबी के घर में इतने रात गए फोन करना ठीक नहीं है। इसीलिए उसने ये सोचा कि सबसे पहले वो टेलीफोन डायरेक्टरी निकालेगा और देखेगा कि ये नंबर आखिर है किसका। उसे थोड़ा सा भरोसा था कि अगर उसे पता चल जाता है कि ये नंबर किसका है
तो उसे अपने आधे से ज़्यादा सवालों के जवाब फ़ोन करने से पहले ही मिल जाएंगे। प्रभात ने और देर नहीं की और उसने टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली। वो धीरे धीरे नंबर ढूंढने लगा। उसकी नज़रें जब एक एक नंबर पर पड़ती तो उसकी धड़कन बढ़ जाती। जब उसे एहसास होता कि वो सच के और करीब है तो उसकी सांसें तेज हो जाती। ऐसे ही काफी देर तक चलता रहा। लगभग 20 मिनट तक डायरेक्टरी अच्छे से छानने के बाद प्रभात को आखिरकार उस नंबर के पास लिखा हुआ नाम मिला और वो नाम देखकर प्रभात बिल्कुल हैरान हो गया। ना वो किसी के घर का पता था, ना किसी इंसान का नाम वहां पर लिखा हुआ था। वहां पर लिखा हुआ था तो एक स्कूल का नाम लिखा था। वो स्कूल जो उसके घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रभात अपनी ही खोज से हैरान था। उसने जो सोचा था या जैसा सोचा था ये वैसा तो नहीं है। इस स्कूल के नाम से वो बिल्कुल अनजान है। उसे याद नहीं पड़ता कि उसके पिता ने कभी भी इस स्कूल का उसके सामने जिक्र किया हो। उसके पिता जो एक व्यापारी हैं, उनका इस स्कूल से क्या लेना देना उसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात प्रभात समझ गया था कि अगर उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो उसे इस स्कूल में जाना पड़ेगा। और इसीलिए उसने फैसला कर लिया कि कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अपनी गाड़ी लेकर वो इस स्कूल के लिए रवाना हो जाएगा। जब पहली बार मुझे ये नंबर मिला तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये एक स्कूल का नंबर है। बाद में जब मैंने डायरेक्टरी छानी तो मुझे पता चला कि ये नंबर एक स्कूल को अलॉट किया गया है और मैं आपसे इसी वजह से मिलने आया हूँ। प्रभात की दूसरी तरफ निर्मला गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, आपके पिता का हमारे स्कूल से क्या रिश्ता? प्रभात ने कहा, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। दरअसल उनके जाने के बाद उनकी डायरी में मुझे ये नंबर मिला। बाकी मुझे जो नंबर मिले मैं उनके बारे में जानता था, लेकिन एक यही नंबर था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मेरे पिता के जाने के बाद मुझे सब कुछ संभालना पड़ रहा है। इन सब के बीच में एक ऐसे नंबर का मिलना जिसका ना ही कोई रिकॉर्ड मेरे पास है और ना ही कहीं और इसका जिक्र, ये बात मुझे कितना परेशान कर सकता है आप तो समझ सकती हैं। प्रिंसिपल साहिबा ने थोड़ा सा सोचा, फिर उन्होंने कहा, जी मैं समझ सकती हूँ। वैसे आप अपने पिता का नाम मुझे बता सकते हैं? आलोकनाथ दुबे। प्रिंसिपल साहिबा का चेहरा उनका नाम सुनते ही चमक गया। उन्होंने कहा, आप आलोकनाथ जी के बेटे हैं? जी। आप मेरे पिता के बारे में जानती हैं? बिल्कुल। हमारे स्कूल को हर महीने जो कुछ लोग डोनेशन देते थे उनमें से वो एक थे। प्रिंसिपल साहिबा ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन उनकी इस बात ने प्रभात को कितना हैरान किया था वो ये नहीं समझ पाई। वो बोलती रही, वो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके हमें पैसा भेजा करते थे और ये पैसा हमारे काफ़ी काम आता था। खास करके हमारे स्कूल में ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ने लिखने में तो तेज़ हैं, लेकिन उनकी घर की माली हालत ठीक ना होने की वजह से वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाती। वो जो पैसे हमें भेजा करते थे उन पैसों से हम ऐसी छात्राओं की मदद कर दिया करते थे। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि वो नहीं रहे। वैसे आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उन्हें क्या हुआ था? हार्ट अटैक। वो अपनी दुकान में बैठकर काम कर रहे थे कि अचानक उन्हें हार्ट अटैक हुआ। सब कुछ बड़ी जल्दी हो गया। हमें
उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने का मौका नहीं मिला। प्रिंसिपल साहिबा का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे इंसान थे। प्रभात प्रिंसिपल साहिबा की बातें सुन रहा था और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। वो इस बात पर खुश हो कि उसके पिता एक स्कूल की चुपचाप पिछले 12 सालों से मदद कर रहे थे, या इस बात पर शर्मिंदा हो कि उनका बेटा होते हुए उसने अपने स्वर्गीय पिता के बारे में न जाने इन 2 दिनों में क्या क्या सोच लिया था। इस सवाल का जवाब प्रभात के पास भले ही ना हो, लेकिन एक फैसला वो यहाँ इसी कुर्सी पर बैठकर कर चुका था। उसने प्रिंसिपल साहिबा से कहा, जब मुझे ये नंबर मिला तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पिताजी इतना नेक काम कर रहे हैं, और अब जब मुझे पता चला है तो मैं उनके काम को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको हमारी तरफ से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहेगा। प्रभात ने देखा कि ये सुनते ही प्रिंसिपल साहिबा खुश हो गई। उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यकीन मानिए, आप लोग जो मदद करते हैं उससे स्कूल का काफ़ी फ़ायदा होता है। आइए, मैं आपको स्कूल घुमाकर दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप कौन से बच्चों के लिए और किस स्कूल के लिए पैसे दे रहे हैं। प्रभात वैसे ही शर्मिंदा था। उसने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने पैसों का हिसाब नहीं चाहिए। अगर मेरे पैसों से वाकई किसी लड़की की ज़िंदगी बन जाती है, वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, तो वही मेरे लिए बहुत होगा। आज जब प्रभात गाड़ी चलाकर लौट रहा था तो उसे लग रहा था जैसे अपने पिता को उसे नए तरीके से जानने का मौका मिला। जब वो जिंदा थे तो कई बार प्रभात को उन पर गुस्सा आता था। उन्होंने सारी जिंदगी प्रभात को यही कहा कि मेहनत करो, अपनी जिंदगी खुद बनाओ, अपने पैसे खुद कमाओ। प्रभात को ये भी लगता था कि वो बहुत कंजूस है। उसे कभी ये समझ में नहीं आया कि जब वो उनका इकलौता बेटा है और उनके जाने के बाद उनका सब कुछ उसी का होने वाला है, तो फिर वो उसे इतना तरसाते क्यों थे। लेकिन आज प्रभात को समझ में आ रहा था, अगर उसके पिता चाहते तो वो उसे बहुत सारा पैसा दे सकते थे, जिससे वो अय्याशी करता। शायद वो बिगड़ भी जाता, शायद उन्हें। प्रभात अब सोच रहा है तो उसे लग रहा है कि शायद उनके दिल में भी यही डर था। इसीलिए उन्होंने प्रभात को हमेशा मेहनत करने के लिए कहा। जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद अपनी मेहनत से बनाई, उसी तरह वो भी चाहते थे उनका बेटा भी अपनी ज़िंदगी अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर बनाए। प्रभात को जब लग रहा था कि उसके पिता उसे पाई पाई के लिए तरसा रहे थे, तब वो असल में कई लड़कियों की ज़िंदगी संवारने की कोशिश कर रहे थे। ये बात जब भी आज के बाद प्रभात को याद आएगी तो उसे गर्व भी महसूस होगा और शर्म भी। प्रभात को लौटते लौटते शाम हो गई। जब वो घर लौटा तो घर में अंधेरा था। प्रभात ने एक एक करके घर की सारी लाइटें जलाई और फिर वो सीधा अपने बाबूजी के कमरे में गया। उनकी तस्वीर के सामने वो खड़ा हुआ। न जाने क्यों उनकी तस्वीर को देखकर आज अपने आप उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने हाथ जोड़े और अपने पिताजी को नमन किया, क्योंकि प्रभात ने इतनी कम उम्र में जितनी दुनिया देखी है उसमें उसने यही देखा है कि लोग यहाँ अपने लिए जीते हैं, अगर ज़रूरत हो तो दूसरों का हक मार लेते हैं। लेकिन उसके पिता उन लोगों में से थे जो जब तक रहे तब तक
अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी संवारने की कोशिश करते रहे। लोग अक्सर अपने बच्चों के लिए धन, दौलत, जायदाद, कारोबार छोड़ जाते हैं, लेकिन प्रभात के पिता कुछ अलग थे। वो अपने बेटे के लिए एक मकसद छोड़ गए थे, एक ऐसा मकसद जिसे पूरा करने के लिए अब प्रभात अपनी पूरी जिंदगी लगाना चाहता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आइए मेरे YouTube चैनल एक और पन्ना पर और सुनाइए ये कहानी किसी ऐसे इंसान को जो हमेशा यही कोशिश करता रहता है कि कैसे वो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सके।